नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं धीरेन्द्र तिवारी और आज मैं पहुंचा हूं दंतेवाड़ा खास मुलाकात में, खास चर्चा को लेकर। और आज हम दंतेवाड़ा की विकास की बात करेंगे, दंतेवाड़ा में हो रहे बदलाव की बात करेंगे, जनता जनार्दन में विश्वास जो पैदा हो रहा है सरकार के प्रति, उसको लेकर बात करेंगे। हम अपने इस कार्यक्रम में बस्तर के बदलते स्वरूप की बात करते हैं। बस्तर में अपार संभावनाएं जो विकास की लेकर है, उससे हम लगातार जो संवाद कर रहे हैं। और इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दंतेवाड़ा के विधायक चैतराम अटामी जी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद टीवी 24 को। विधायक जी, आपसे पहला सवाल है कि दंतेवाड़ा की तस्वीर अब बदल रही है। जो एक समय नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, अब वो धीरे धीरे नक्सलवाद की काली जो छाया है उससे आजाद हो रहा है और दंतेवाड़ा बदल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जरूर, आज हम इस समय दंतेवाड़ा जिले में देख रहे हैं और नक्सलवाद काफी दिनों से पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चित था। आए दिन दुर्घटनाएं होता था और सरकार की विकास को रोक दिया था। और अभी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह के नेतृत्व में, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में नक्सलवाद पर लगातार दबाव बनाया गया और पुलिस और नक्सली के बीच में बहुत ही जोर से तेजी से लड़ाई शुरुआत किया गया। अब नक्सलवाद ने स्वीकार किया और हमारे पुनर्वास सरकार की नीति को नक्सलियों ने जो देखा और इतने अच्छे सरकार की नीति है और नक्सलवादियों ने अभी आत्मसमर्पण और किया है, इस पुनर्वास नीति से जुड़ा है। निश्चित रूप से अभी हमारे अबूझमाड़ क्षेत्र को अगर कहें, एक साथ 210 नक्सली समर्पण किया है। उसके पहले से लगातार अलग अलग टुकड़ी में समर्पण करते जा रहे हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर नक्सल मुक्त हमारे छत्तीसगढ़ को और खासकर हमारे बस्तर को, दंतेवाड़ा को नक्सल मुक्त करने जा रहे हैं। बिल्कुल, नक्सल मुक्त तो दंतेवाड़ा धीरे धीरे हो ही रहा है। अभी आप विधायक हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी इन क्षेत्र में जो तस्वीर अब बदल रही है, तो इन क्षेत्रों की जो विकास की जो संभावनाएं हैं, उन अंदरूनी क्षेत्रों में भी आपको वहां पहुंचाना है। उसके के लिए आपके द्वारा क्या क्या प्रयास किया जा रहा है? कौन कौन से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे वहां की जो जनता जनार्दन उनको सीधा फायदा हो रहा है? देखिए, हमारी सरकार जब से बनी है लगातार जनता को विश्वास में लेकर काम करी है और हमारे विष्णुदेव की सरकार नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर हमारी छत्तीसगढ़ सरकार पूरा करते जा रहा है। जिस प्रकार हमारे मातारी वंदन योजना को अगर देखेंगे, सभी माता बहनों के खाते में सीधे पैसा डाल दिया जाता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों को पीएम सम्मान निधि के रूप में हर 3 महीने में, साल में 3 किस्तों में किसानों को दिया जा रहा है और किसान खुश है। मातारी वंदन से सभी माता बहनें भी खुश है और जनता का विश्वास सरकार पर है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास पर काम करने वाली है और आने वाले समय में सभी क्षेत्रों में बहुत तेजी से विकास की काम करने जा रही है। विधायक जी, जैसे दंतेवाड़ा है, दक्षिण बस्तर का खासकर इलाका है, ये कई दशकों से माओवाद ग्रस्त रहा है। यहाँ पर माओवादियों ने विकास के जो काम है उसको रोक दिया था। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के ग्रामीण भी जो अब तक आज की जो दौर है उससे नहीं जुड़ पाए हैं।
आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी ग्रामीण है, आप भी आदिवासी एक विधायक है, तो इन आदिवासी ग्रामीण जो अब तक जमीनी जो सुविधाएं उनको मिली चाहिए, जो आदिवासियों के लिए एक्चुअल में जो उनकी हितकारी योजना है उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए आपके द्वारा व्यक्तिगत तौर पे क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हमारे लोग रहे और सरकार के लोग वहाँ सरकार की योजना को लेकर वहाँ पर नहीं पहुँच पाते थे। अब नक्सल मुक्त की ओर हमारे पूरे दंतेवाड़ा जिला अभी है। निश्चित रूप से अंदरूनी क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति तक हम सरकार की योजनाओं को ले जाएंगे। जिस प्रकार हमारे अंतिम व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास जो बनना था वहाँ तक नहीं बन पा रही थी, अभी तेजी से लगातार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास बहुत तेजी से बनने जा रहा है। और सरकार के कुछ योजना वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी, जिस प्रकार आधार कार्ड की समस्या आती थी और बाकी और सरकारी योजना का वहाँ तक लोग नहीं जा पाते थे, नहीं पहुँच पाते थे। ऐसे जन कल्याणकारी योजना बहुत जल्दी अंतिम व्यक्ति तक हम लेके जा रहे हैं और आने वाले समय में चाहे उसकी शिक्षा के क्षेत्र में कहे, चाहे स्वास्थ्य की क्षेत्र में कहे, हम अंतिम व्यक्ति तक पूरी सरकार की जन कल्याणकारी योजना को पहुंचाने वाले हैं। दंतेवाड़ा नक्सलवाद से ग्रस्त रहा है, यहाँ पर कई ऐसे आदिवासी ग्रामीण थे जो हथियार थाम कर सरकार के विरुद्ध हमेशा काम करते रहे। अब वो शांति की ओर बढ़ रहे हैं, उन्होंने शांति का रास्ता चुना है। आपके द्वारा जो पुनर्वास नीति सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, खासकर दंतेवाड़ा जिले में इन आत्मसमर्पित माओवादियों के लिए आपके द्वारा क्या क्या प्रयास किया जा रहा है, उनको किस तरह पुनर्वास की नीति से लाभ मिल रहा है, आपके द्वारा क्या मॉनिटरिंग की जाती है इनके लिए कि जो लाभ मिलना चाहिए वास्तविक उनको मिल पा रहा है कि नहीं? जी, अभी पुनर्वास नीति हमारी सरकार ने बनाई है और सरकार की योजना में सारे उसकी सुविधा दिया जा रहा है और नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करके इस मुख्य धारा में जुड़कर अब शासन की योजना से हम उसको लाभ पूरी पहुंचाया जा रहा है। जिस प्रकार माता बहने लोग यहाँ पर आए हैं उनको सिलाई मशीन सिलने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और बाकी भाइयों लोगों के लिए राजमिस्त्री से लेकर हर प्रकार की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इस पुनर्वास नीति में और उन लोग क्या काम करना चाहते हैं सभी क्षेत्र में उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। अगर कोई नौकरी करना चाहता है उनको नौकरी भी दिया जा रहा है और कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई दुकान करना चाहता है, उनके लिए भी पूरी ट्रेनिंग की सुविधा उनको दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे योजना सरकार की योजना को यहाँ शुरुआत किया गया है। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपके जो प्रयास हैं वो जमीन पे भी दिख रहे हैं विधायक जी। आपका जो इलाका है एक तरह से अगर कहा जाए कि इंद्रावती नदी के उस पार भी पड़ता है, जो कभी माओवादियों का गढ़ भी रहा है। उन क्षेत्रों में अभी भी कनेक्टिविटी नहीं है। कई जैसे जहाँ पे नदियां हैं तो पुल, बृहद स्तर के पुल उसमें बनने हैं। कई ऐसे इलाके हैं जो जैसे आपका कट्टे कल्याण और कुआकुंडा ब्लॉक ज्यादा ही माओवाद प्रभावित रहा है। और जो बैलाडीला जो खदान है, जो पहाड़ है उसके नीचे के भी कई ऐसे गांव है जहां पर अभी भी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। उन इलाकों के लिए आप लोगों के पास क्या प्लान है कि वहां जल्दी से जल्दी विकास के काम किए जा सके? हाँ, ये जरूर है। हमारे कुछ क्षेत्र के लिए इंद्रावती नदी आता है और इंद्रावती नदी के उस पर पूरे नक्सलवादों का पूरा कब्जा था, उनके ही वहाँ बलबोला चलता था और अभी उधर नक्सल मुक्त हुआ है। वास्तव में वहाँ पर कनेक्टिविटी पूरा बंद था, उसको बहुत जल्दी हम चालू कर रहे हैं। सबसे पहले मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, फिर वहाँ आने जाने के लिए पुल पुलिया बनाया जा रहा है। अभी एक बड़ा पुल इंद्रावती में बहुत जल्दी एक पुल पूरा होने वाला है, फिर दूसरा पुल
और उसकी शुरुआत किया जा रहा है। जैसे ही पुल बनेगा और अंदर गांव तक जोड़ने वाले रोड पुल पुलिया उसकी भी बहुत जल्दी बहुत ही तेजी से काम किया जाएगा। और सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए स्वीकृति दिया गया है। और हमारे बैलाडीला पहाड़ी है, बाकी बैलाडीला इस क्षेत्र में सभी प्रकार की विकास की काम हो रही है। और यहाँ पर आपको मालूम होगा नेल्ला नार के नाम से यहाँ पर सरकार की योजनाओं को लेकर हर सुविधा उस गांव में किसी प्रकार की कमी ना रहे, बिजली से लेकर स्वास्थ्य से लेकर रोड पुलिया से लेकर। और हम इस समय बहुत ही अंदर बैंक का सुविधा भी दिया जा रहा है। और एक मेरे विधानसभा का एक दो गांव जरूर है जो बैलाडीला पहाड़ी से नीचे उतरना पड़ता है और वो सालों से वहाँ किसी प्रकार की रोड नहीं है, खाली पैदल ही जाने का एक सुविधा है। उसके लिए भी मैं विधायक होने के नाते बहुत जल्दी उसको किस प्रकार उनकी कनेक्टिविटी से जुड़ने का हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मुलेर गांव है जहां हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आए थे और मैं सीधा मुलेर बाई रोड गया था और मुलेर को देखा, वहां रोड से जोड़ दिया गया। वहां मुलेर गांव के कभी स्कूल नहीं देखे थे, कभी आंगनबाड़ी नहीं देखे थे। और वहां राशन दुकान के लिए कम से कम 30 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ के 3 दिन रास्ते में विश्राम करके राशन लेने के लिए आते थे। और उनको सीधा वहां पर राशन दुकान खोल दिया गया है, वहां स्कूल खोल दिया गया है, वहां आंगनबाड़ी खोल दिया गया है। उस आश्रित ग्राम रहा उसको ग्राम पंचायत का बना दिया गया है। ये सुविधा हमारे सरकार के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव के द्वारा ऐसे सुविधा दिया गया है। और बहुत जल्दी हम लोहा गांव को भी इसी प्रकार आने वाले समय में बहुत जल्दी करेंगे, सुविधा देंगे। पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं दंतेवाड़ा में और बहुत सारे ऐसे स्थल है जहां पर जो सैलानी है जाते हैं लेकिन वो रिस्क उठाते हैं क्योंकि वहां पे सुविधाएं नहीं है। अब आपकी सरकार, क्योंकि नक्सल अब खत्म हो रहा है, अब आपकी सरकार उन क्षेत्रों के विकास के लिए, क्योंकि पर्यटन अगर आएगा, पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी तो रोजगार भी मिलेगा, स्थानीय लोग उससे जुड़ेंगे, जो सैलानियों की संख्या बढ़ेगी तो दंतेवाड़ा का जो आर्थिक उन्नति भी होगा। उसके लिए क्या आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है? देखिए, मेरे द्वारा सरकार से बहुत सारे मांग रखा हूं। जैसे यहाँ पर पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए बारसूर महोत्सव किया गया था और वो बीच में कोरोना काल से अभी तक बंद था। अब उसको भी हम चालू करने जा रहे हैं। जब बारसूर महोत्सव चालू हो जाएगा, ऐसे भी वो ऐसे देवनगरी वहाँ पर कहा जाता है, ऐसा बारसूर क्षेत्र है। बहुत सारे पर्यटक वहाँ, एक इंद्रावती नदी पुलिया है और वहाँ पर चिन्नार पार करके हम आगे जाते हैं अंदावाड़ा में, तो बहुत बड़ा जलप्रपात है। ऐसा पर्यटक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उनके सुविधा के लिए हम बहुत जल्दी हमारे जिला मुख्यालय में उनके रुकने के लिए बहुत सारे यहाँ पर ऐसे सुविधा दिया जा रहा है, भवन बनाया जा रहा है, बड़े बड़े धर्मशाला बनाया जा रहा है। और ऐसे पर्यटक जहाँ जाते हैं उनको वहाँ खाने से लेके हर प्रकार की हम सुविधा कर रहे हैं। बांस के द्वारा पानी में जाने आने के लिए किस प्रकार का बनाया जाता है, ये अभी दंतेवाड़ा के पास में 2-3 ऐसे बड़े तालाबों में जिसका शुरुआत किया गया है और आने वाले समय में हम इंद्रावती नदी में भी इसका शुरुआत करने वाले हैं। निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में आपके द्वारा काफी प्रयास किया जा रहा है। माई जी जो बस्तर की आराध्य देवी है, माँ दंतेश्वरी का ये धाम है और कई ऐसे पौराणिक स्थान है जहां पर सुविधाएं अभी ज्यादा नहीं पहुंची। जैसे आपके ढोलकल गणेश जी हैं, जहां वहां पर जाने के लिए जो ट्रैक है, जो निर्देश होने चाहिए पर्यटकों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए दर्शन करने के लिए, वो सुविधाएं नहीं है। दंतेश्वरी माता मंदिर में भी अगर सैलानी बढ़ते हैं तो वहां भी जगह भी कंजेस्टेड हो जाती है।
संकनी डंकनी माता का संगम है, उसके अलावा कई ऐसे जो पौराणिक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के विकास के लिए भी आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, आज हमारे माई दंतेश्वरी आराध्य देवी है और ये दुनिया के शक्तिपीठों में आती है और यहाँ माई दंतेश्वरी के ऊपर कई लोगों की आस्था है और आस्था के साथ आते हैं। यहाँ दर्शनार्थी जैसे ही बढ़ते जा रहे हैं उनके लिए हर प्रकार की सुविधा हो, ऐसा हम पूरी प्रयास कर रहे हैं। अभी लगातार वहाँ पर दंतेश्वरी माई में भी अभी चलते जा रहा है। अभी यहाँ के लोगों को भरपूर भोजन मिले, ऐसे कुछ हमारे यहाँ घुमरगुंडा संस्था है, आध्यात्मिक संस्था है, ऐसे कुछ सामाजिक संस्था मिलकर अभी निःशुल्क यहाँ पर अन्न दाता करके भंडारा किया जा रहा है। जो भी आते हैं उनको निःशुल्क शुरुआत किया गया है। ये शुरुआत है और आने वाले समय में यहाँ पर जो भी आएंगे यहाँ एक नया चीज उनके लिए प्रसाद के रूप में यहाँ के बस्तर के मोवा से बने हुए लड्डू यहाँ मिलने जाने वाली है। उसके लिए भी हम प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज रहे हैं और उनको ट्रेनिंग करके आएंगे। निश्चित रूप से हमारे बस्तर के ही ऐसे एक माई जी के मंदिर में चढ़े और उसके प्रसाद के रूप में सबको मिले, ऐसा उसका भी बहुत जल्दी हम लोग करने जा रहे हैं, शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल, ये तो रहा राजनीतिक बातचीत। अब मैं थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत राजनीतिक करियर के बारे में हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ तक विधायक जैसे शीर्ष पद पर पहुंचने के लिए आपने क्या क्या स्ट्रगल किया? शुरुआती आपका जो पढ़ाई था वो कहाँ से चालू हुआ, और इतने बड़े पद में पहुंचने के बाद किन किन दायित्वों की आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ये थोड़ी इसके बारे में बताएं। हाँ, मुझे खुशी लगती है। मैं साधारण प्राथमिक शाला में पढ़ा, मिडिल स्कूल में पढ़ा, उसके बाद हाई स्कूल में कुआकोंडा जैसे क्षेत्र में पढ़ाई किया और मेरा पढ़ाई 12वीं तक हुआ है। 12वीं के बाद मैं राजनीति के क्षेत्र में काम करने शुरू कर दिया हूँ। पहले उप सरपंच बना, फिर जनपद सदस्य बना, फिर लघु वनोपज तेंदुपत्ता विभाग होती है उसमें भी डिवीजन में जिला अध्यक्ष बना, फिर जिला पंचायत सदस्य बना। इस प्रकार मेरा राजनीति की तरफ ये शुरुआत हुआ और काफी साल के बाद मुझे विधायक बनने का मौका मिला और जनता का इसने प्यार मिला और मुझे विधायक के पद पर बिठाया है। और संगठन की बात करूं तो मैं शुरू से एक बूथ से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर एक मंडल में मंडल मंत्री, मंडल उपाध्यक्ष, जिला में जिला मंत्री, जिला महामंत्री और जिला अध्यक्ष का जैसे दायित्व का निर्वहन किया। ऐसा करते करते आज मैं विधायक के रूप में, ये पार्टी का देन है, आज विधायक के रूप में मैं यहाँ आप सबके सामने मैं खड़ा हूँ। बिल्कुल, दंतेवाड़ा जो सीट रही है भाजपा के लिए हमेशा बड़ा चुनौती भरा रहा है, और आप दूसरे ऐसे विधायक हैं कि ये जो दंतेवाड़ा सीट है उसको आपने कांग्रेस के कब्जे से लिया है। इसके पहले पूर्व विधायक जो भाजपा दिवंगत भाजपा विधायक थे भीमा राम मंडावी, उन्होंने ये जो सीट थी वो दिवंगत ही महेंद्र कर्मा जी के हाथ से छीनी थी। अब आप उनकी जो पत्नी है उनके हाथ से ये सीट जो है, उनके सुपुत्र के हाथ से ये सीट छीनी है। दंतेवाड़ा का जो अगर बात किया जाए, भाजपा का जो संगठन है वो कितना मजबूत है, और एक विधायक होने के नाते भाजपा के प्रति लोगों में विश्वास जगे और भाजपा को लोग वोट करें, ऐसे आपके लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर सारे काम करने के बाद मैं जरूर कांग्रेस के खिलाफ मेरे सीधी भाजपा और कांग्रेस का बीच मुकाबला रहा, और मेरे लिए तो चुनाव जीतना बहुत ही आसान था, क्योंकि मैं बहुत शुरू से ही अनेक सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था, आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था, और सबका इसने प्यार मिला है। और मुझे जीतना मैं ही जानता था, चाहे मेरे सामने कोई भी खड़ा हो जाए, मैं चुनाव जीत के ही रहूंगा। और अभी
हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन की बात अगर करें, यहाँ पर जो लोगों को विश्वास में लेने के लिए बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश की नेतृत्व जो मिलता है, उस कार्यक्रम जो आता है, उस कार्यक्रम को हम ईमानदारी के साथ हम नीचे स्तर पर कार्यक्रम को करते हैं और हम सब भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की आपसी किसी प्रकार का कोई गुटबाजी नहीं है, कोई आपस में लड़ाई नहीं है। हम एक होते हैं, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक कमल चिन्ह होता है। हम केवल कमल के लिए काम करते हैं। कभी भी प्रत्याशी हजार के कोई कार्यकर्ता अपने सीट के दावेदार हो सकते हैं, ये उनकी मांग जायज रहता है, लेकिन वो राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो भी तय कर देता है उसको पूरा मानते हुए हम सब एक होकर काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है। दंतेवाड़ा डीएमएफ जिला भी है और यहाँ पर डीएमएफ की राशि भी आती है। अभी देखा जाए तो बहुत ज्यादा यहाँ पे डीएमएफ का पैसा है। उन पैसों का आप ग्रामीण इलाकों में किस तरह का उपयोग कर रहे हैं? क्या उन पैसे से जो विकास के जो कार्य हैं वो होने चाहिए? आप विधायक होने के नाते डीएमएफ का पैसा किन क्षेत्रों में इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, अभी हम डीएमएफ की अगर बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पूरे 5 साल में शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो पूरे स्कूल जर्जर स्थिति में था और उनको पिछले सरकार ने दुर्भाग्य कहना चाहिए कि वहाँ पोताई तक नहीं किया था। हम सबसे पहले डीएमएफ के पैसा से हम ऐसे जर्जर स्कूलों का जीर्णोद्धार करते हुए सारे स्कूलों को हम अभी पूरा करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। अभी टेंडर प्रक्रिया में है, आगे जाके उसका भी बहुत जल्दी शुरुआत होगा। महिला और युवा ये किसी भी समाज के लिए एक रीढ़ की हड्डी होती है। अगर युवा सशक्त रहेगा तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा और एक महिला अगर मजबूत रहेगी, आत्मनिर्भर रहेगी तो एक स्वस्थ परिवार का निर्माण होता है। ऐसे दंतेवाड़ा जिले में आपके सरकार के द्वारा इन दोनों ही वर्ग के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, अगर महिलाओं की बात करें तो हमारा इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के द्वारा एक स्व सहायता समूह शुरुआत किया है और बहुत सारे उनको हम रेडी टू ईट बनाने के लिए हर प्रकार का तैयार करने के लिए स्व सहायता समूह को दिया गया था। दुर्भाग्य कहना चाहिए, बीच में कांग्रेस की सरकार आई और हमारे माता बहनें जो काम करते थे, रेडी टू ईट बनाते थे, उनसे छीन लिया और सीधा सरकार उनके मुख्यमंत्री के इशारे पर सीधा विभाग के द्वारा ये काम को किया जा रहा था और हमारी सरकार आई, फिर से हम वापस उन स्व सहायता समूह को दे रहे हैं रेडी टू ईट। अभी अच्छे मशीन लगाए हैं। अभी उदाहरण के लिए हमारे कुआकोंडा ब्लॉक में मशीन लगी है, सारे सामग्री वहां डाल दिया जाता है, पूरा मशीन के द्वारा पैकिंग करके सारे मटेरियल बना के मशीन देता है और स्व सहायता के समूह के बहनों के दीदियों के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में बांट दिया जाता है। ऐसे ही महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए बहुत सारे यहाँ सिलाई मशीन की प्रशिक्षण दे रहे हैं। हर प्रकार की यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और आपको बात करूं कि यहाँ पर होम स्टे, जिस प्रकार पर्यटक यहाँ जो आते हैं उनके लिए होम स्टे बनाने के लिए हमारे केंद्र सरकार के द्वारा भी 5 लाख रुपए तक दिया जाता है। ऐसे भी यहाँ पर पढ़े लिखे युवा इस प्रकार का भी करेगा तो आगे बढ़ेगा और युवाओं के लिए हर प्रकार की रोजगार कैसे मिले, ये सरकार बहुत सारे योजनाएं यहाँ संचालित कर रही है और महिलाओं को और युवाओं को जोड़ने का हमारी सरकार के पास बहुत प्रकार की योजना है और हर युवा और महिलाओं को पहले
प्राथमिकता दिया जा रहा है। अंतिम सवाल है विधायक जी, जैसा कि अब 2 साल लगभग बीतने को आया है सरकार को, बचा 3 साल है। 3 साल में आपका विजन क्या है दंतेवाड़ा को एक विकसित जिला बनाने में? क्या आप ऐसा सोच के काम करने वाले हैं? देखिए, अभी आने वाले समय में हम दंतेवाड़ा जिला को एक विकसित जिला कैसे बने, यहाँ पर किसानों को हम आत्मबल खड़े कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। अभी संगीत के महाविद्यालय भी हम नया खुलवाए हैं और मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर आया है और अभी अभी नर्सिंग कॉलेज भी मिला है यहाँ पर। इस प्रकार का हम इसमें बहुत सारे आने वाले समय में नर्सिंग के लिए बाहर जाते थे, वो सारे जो पढ़े लिखे युवाओं के लिए यहीं पर उनको क्या बोलना चाहिए, कोचिंग की व्यवस्था मिलेगी। अभी कोचिंग बोलने से एक नालंदा तर्ज पर, उसमें कोचिंग के लिए जाने के लिए बाहर जाना पड़ता था। हमारी सरकार हमारे दंतेवाड़ा जिला में और सभी जिला मुख्यालय में ये नालंदा पर या खोलने का एक निर्णय लिया है और हमारे दंतेवाड़ा जिले को भी मिला है। अभी टेंडर प्रक्रिया में लगा हुआ है और यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं के लिए कोचिंग का व्यवस्था यहाँ हो जाएगा। हमारे दंतेवाड़ा जिला में लक्ष्य भी यहाँ पर चल रहा है, वहाँ लक्ष्य में भी कोचिंग दिया जा रहा है ताकि हमारे यहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे हो, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हर सुविधा मिले, उसके लिए भी भरपूर हम लोग काम कर रहे हैं। और कृषि के क्षेत्र में भी यहाँ के दंतेवाड़ा के किसान जो कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, ये देश दुनिया जानेगा कि हमारे दंतेवाड़ा जिला है एक जैविक जिला है, जैविक खेती करने वाला जिला है। ऐसे आने वाले समय में अभी हमारे यहाँ पर बहुत ही जल्दी यहाँ पर आवागमन के लिए बाईपास भी बनने जा रहा है। और हम स्कूलों की बात करें, अभी बेलाडीला के पास में 1500 बच्चे आवासीय रहने के लिए, वहाँ भी एक एजुकेशन हब के बराबर वहाँ पर भी एक उस क्षेत्र को बच्चों को शिक्षा मिले ऐसा आवासीय विद्यालय हम बनाने जा रहे हैं। आने वाले समय में हमारे दंतेवाड़ा जिला बहुत ही एक डेवलप करते हुए एक विकसित जिला बनेगा और पूरे प्रदेश में नाम रहेगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। हाँ बिल्कुल, अगर इसी संकल्प के साथ अगर काम होगा तो दंतेवाड़ा जरूर बदलेगा। ये थे दंतेवाड़ा के विधायक चैत्रामा डाबी जी। इन्होंने बेबाकी से बताया कि दंतेवाड़ा में बतौर विधायक इनके द्वारा क्या क्या काम किए जा रहे हैं और दंतेवाड़ा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके द्वारा किस तरह का प्रयास किया जा रहा है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैत्राम जी। धन्यवाद आपको भी। देखते रहिए TV24, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।